खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। कहते हैं कि हौसले और जज्बे से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है और इस बात को सच साबित करके दिखाया है हापुड़ के लोगों ने, जिन्होंने अपने हौसले और जज्बे से एक नदी को फिर से पुनर्जीवन दिया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 102वें मन की बात कार्यक्रम में हापुड़ के इन लोगों के हौसले और जज्बे का जिक्र किया। जी हाँ, एक समय नीम नदी विलुप्त हो गई थी, लेकिन वहाँ के लोगों के जहन में हमेशा नीम नदी का जिक्र रहता था। अक्सर किस्से कहानियों में नीम नदी की बातें लोगों को बताई जाती थी। फिर वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसे पुनर्जीवित किया जाए और जुट गए इस काम को अंजाम देने में। और देखिए, नतीजा आपके सामने है। चलिए आपको दिखाते हैं हापुड़ से ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लोगों की मेहनत से नीम नदी एक बार फिर से कल बहने लगी है। जी हाँ, यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ साथ वो विलुप्त होती चली गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियों और जनकथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। फिर हापुड़ के लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी और लोगों के सामूहिक प्रयास से ये कार्य शुरू किया गया। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। ग्रामीणों की इसी मेहनत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात के 102वें एपिसोड में इस विलुप्त हुई नीम नदी को पुनर्जीवित किए जाने का जिक्र किया था। नीम नदी के उद्गम स्थल और उसके पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीर फाउंडेशन के रमनकांत त्यागी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मोदी जी ने अपने मन की बात में नीम नदी के पुनर्जीवित होने की बात कही है, जिससे हम लोगों की मेहनत सफल हो गई है। ये काम लगभग 3 वर्ष में पूरा हुआ और इसमें ये पूरा सामूहिक काम था। समाज और सरकार के प्रयास से, सामूहिक प्रयास से हुआ। तो समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बिना समाज के योगदान के संभव ही नहीं था। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया तो सबसे ज़्यादा खुश हापुड़ का समुदाय ही हुआ कि एक हमारी मेहनत सफल हुई। और उसमें प्रशासन का भी योगदान था, प्रशासन को भी अच्छा लगा। बाकी जो भी लोग इस काम से जुड़े हुए थे, सबको बहुत प्रोत्साहन मिला। दरअसल हापुड़ की नीम नदी यूपी के 3 जिलों से होकर बहती है। इसका उद्गम हापुड़ जिले के दतियाना गांव में है। ये एक ऐतिहासिक गांव है। बताया जाता है कि ये ऋषि दत्तात्रेय की तपोस्थली रही है। उन्हीं के नाम पर गांव का नाम दतियाना पड़ा है। ये नदी दतियाना से रजवाहा होते हुए साइफन घास के जरिए रजवाहा को पार करती है, जो हापुड़ जिले के 14 गांवों से होकर गुजरते हुए बुलंदशहर जिले में पहुंच जाती है। हापुड़ में इसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर है और 134 किलोमीटर बुलंदशहर में, 40 किलोमीटर अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में पहुंचने के बाद ये काली नदी में जाकर मिलती है, जो बाद में गंगा में जाकर विलय हो जाती है। ये एक ऐसी नदी है जिसमें 0% प्रदूषण है और ये काली नदी की सहायक नदी होने के कारण उसके प्रदूषण को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निश्चित ही ग्रामीणों के ऐसे हौसले और जज्बे की जितनी सराहना की जाए वो कम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हापुड़ से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित करने के हो रहे हैं प्रयास। और अब आपको लिए चलते हैं रांची के 35 किलोमीटर दूर जंगलों से घिरे एक सुदूरवर्ती गांव में। गांव है हरही, और हरही अपने आप में बहुत ख़ास गांव इसलिए है क्योंकि यहाँ हर घर आत्मनिर्भरता की एक अलग ही वानगी प्रस्तुत करता है। यहाँ हर घर में गौ पालन होता है और उससे कैसे ये लोग आत्मनिर्भर बने हैं और कैसे यहाँ की महिलाएं सशक्त हुई हैं, आपको दिखाते हैं। रांची से 35 किलोमीटर पश्चिम में जंगलों से घिरा हुआ एक सुदूरवर्ती गांव है हरही।
है तो यह झारखंड के आम गांव की तरह ही, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ हर घर में गौपालन होता है और यह गांव पूरे क्षेत्र में गोकुल ग्राम के रूप में जाना जाता है। गांव इलाके में खेती और एक पशुपालन, यही दो व्यवसाय है। खेती भी करता है लोग और पशुपालन भी करता है, लेकिन खेती में अभी थोड़ा हाथी के चलते थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन दूध में वो सब बात नहीं है। दूध तो डेली यहाँ मतलब बाजार मिल गया है दूध को, इसलिए दूध पर कोई नुकसान उस तरह से होता नहीं है। हर ही ग्राम और आसपास के कुछ गांव के लोगों ने मिलकर एक दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति का गठन किया, जिसमें लगभग 250 सदस्य हैं। गांव में एक दूध कलेक्शन सेंटर और मिल्क चिलिंग प्लांट भी मौजूद है, जहां प्रतिदिन लगभग 2500 लीटर दूध जमा होता है, जो शहर में बिकने को आता है। दरअसल हर ही गांव के आसपास हर वर्ष जंगली हाथी आ जाता है और गांव की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसकी भरपाई यहाँ के ग्रामीण दूध से कर लेते हैं। यही कारण है कि हर ही गांव के हर घर में खेती के साथ गौपालन किया जाता है। इस गांव के हर घर में गौपालन होता है और इसीलिए यह गांव पूरे क्षेत्र में गोकुल ग्राम के रूप में जाना जाता है। मैं हरी का रहने वाला हूं और मैं अभी दूध बेचता हूं और दूध के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूं और पढ़ाई लिखाई के साथ खेती बाड़ी भी करता हूं, जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। और दूध के जरिए घर का सब लालन पालन पोषण, हम लोग का पढ़ाई और भी बहुत ऐसा काम है जो सहायक करता है दूध बेच के, जो हम लोग का पैसा आता है उससे। इतना ही नहीं, हर ही ग्राम और आसपास के कुछ गांव के लोगों ने मिलकर एक दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति का गठन भी किया है। इस सुदूरवर्ती गांव में एक बैंक भी है, जहां सभी दुग्ध उत्पादकों का अकाउंट है, जिसमें सीधे उनका पैसा आता है। इस गांव में गोबर गैस प्लांट भी है और आज भी इस गांव के कई घरों का चूल्हा इसी गोबर गैस से चलता है। गांव में अब घर घर में ट्रैक्टर, कार और मोटरसाइकिल भी हैं। गांव की नई पीढ़ी के बच्चे अब देश के बड़े शहरों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज झारखंड के सुदूरवर्ती हर ही ग्राम के ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से विकास की नई इबारत गढ़ रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हर ही से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना हर ही गांव अपने आप में एक ऐसा गांव जिसकी मिसाल दी जा सकती है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफ़र को अभी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब यहाँ से आप सभी को लिए चलते हैं सीधे राजधानी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, जहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिरकत कर रहे हैं। और ये जो शायद हमारे एंकर आदरणीय बहन थी, वो भी उसी मोल पे थी। जो लिखा है, तैयारी किया है, तो पूरा ही तो पढ़ना पड़ेगा। मैं आप सभी के बीच में आके खुद को एनलाइटेड फील करता हूं। मैं कभी जामिया की इतिहास के बारे में जो विद्यार्थी रहते हुए, मित्रों मैं स्टूडेंट मूवमेंट से आया हूं, देश की यूथ मूवमेंट से आया हूं, भली भांति देश की छात्र युवाओं की मनस्थिति और कैंपस में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत खबर तो कई सालों से रखता हूं, आज भी रखता हूं। संयोग से शिक्षा विभाग की काम भी अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरे को दिया है। जामिया को जन्म होते हुए 100 साल पूरा हो चुके हैं। 1920, आज 2023। उसी 100 साल में देश आजाद हुआ। आजादी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जामिया बनी थी। आप ही के दिग्दर्शन के कारण, आपकी लीडरशिप के कारण, आपकी नेतृत्व के कारण आज आजादी के उपरांत हमने 75 साल जर्नी भी पूरा किए हैं।
इसी क्षण में, इसी कार्यकाल के दौरान विश्व में हमने 5 नंबर की इकोनॉमी भी बने और इसी क्षण में हमें आने वाले 25 साल की देश की अमृत काल की तैयारी भी कर रहे हैं। और मेरे मन में कोई संदेह नहीं, ये जो आने वाले 25 साल की देश की नेतृत्व जाएगा, जो जर्नी होगा, उसमें से जामिया 1 नंबर स्थान पे रहेगा इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने में। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। भारत एक बहुत पुरानी प्रजातंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है। भारत एक नई महाशक्ति करके दुनिया में उभर रही है, ये नई बात नहीं है। भारत सदियों से, मनुष्य सभ्यता के आरंभ से भारत की अपने आप में ह्यूमैनिटी के प्रति सोच है, देन है। अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, आज हम एक विशेष परिस्थिति में पहुंचे हैं। जब मैं जामिया की कन्वोकेशन में उपस्थित हूं, मित्रों 2 विषय कहूंगा। एक, जिसके बारे में आदरणीय वाइस चांसलर मैडम ने कहा कि हम सभी लोग मिलके 2020 में ठीक 100 साल बाद जामिया की स्थापना के देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। यह शिक्षा नीति केवल भारत की 140 करोड़ नागरिकों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नहीं। आज भारत इसी स्थिति में पहुंचा है जब हम G20 की प्रेसिडेंसी की दायित्व में है। प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी कहा कि भारत वेस्टर्न वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ, यानी भारत विश्व की जो जरूरतमंद देश है, इन्हीं के बीच में सेतु की काम करेगा, ब्रिज की काम करेगा। और उस ब्रिज में प्रमुख पिलर जामिया जैसे इंस्टीट्यूशन होंगे और NEP उसकी फिलोसफी होगा। और जामिया तो एक लैबोरेटरी है। खूब कम यूनिवर्सिटी देश में होंगे जहां प्राइमरी स्कूल से लेके हाई एंड डीप टेक रिसर्च की व्यवस्था होगी। उद्बोधन दे रहे थे, उन्होंने विश्वास जताया कि अमृतकाल में जामिया इस जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है उसमें अग्रिम पंक्ति में शामिल होगा, उसमें आगे शामिल रहेगा। फिलहाल आपको दोबारा दिखाते हैं गुड न्यूज़ इंडिया जज्बा इंडिया का, और उसके बाद दोबारा इस प्रसारण पर लाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि भूखे को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप किसी का अच्छा सोचेंगे, किसी का भला करेंगे तो ये भी ईश्वर की भक्ति से कम नहीं है। ज़रा सोचिए कि कोई व्यक्ति जो भूखा सोया हो और जब वो सोकर उठे तो उसके सामने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली हो। जी हाँ, ऐसा सचमुच हो सकता है और ऐसा कर दिखाया है रायबरेली के कुछ लोगों ने। जी हाँ, वो हर दिन किस तरह से भूखों का, ज़रूरतमंदों का पेट भर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। रायबरेली जिले में महेंद्र अग्रवाल व राजेंद्र अवस्थी, जगदीश सैनानी समेत लगभग 7 लोगों की टीम ने वह कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। इन लोगों ने शहर के सुपरमार्केट में 6 जून 2011 से मुफ्त भोजन वितरण करने का संकल्प लिया और आज तक बिना एक दिन ब्रेक लिए लगातार अनवरत कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सुबह और शाम दोनों समय मिलाकर लगभग 300 से 500 लोग निःशुल्क भोजन का लाभ उठाते हैं। समाज सेवी महेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि इसकी प्रेरणा उन्हें अमरनाथ धाम यात्रा के दौरान मिली, जहां पर उन्होंने देखा कि लोग निःशुल्क भंडारा चलाते हैं। इन लोगों के मन में ये बात आई कि क्यों ना हम लोग भी रायबरेली में कुछ ऐसा करें जिससे रायबरेली का कोई भी गरीब भूखे पेट ना सोए।
इसी मूल धारणा से राजेंद्र अवस्थी, महेंद्र अग्रवाल व जगदीश सैनानी ने कार्य की शुरुआत की और धीरे धीरे इनकी टीम में लोग बढ़ते चले गए। 8 लोगों की ये टीम है जो समर्पण की भावना से प्रतिदिन लोगों का पेट भरने का काम कर रही है। कम से कम जो है 150 पौने 200 लोग जो है शाम को भोजन प्राप्त करते हैं। और 6 जून 2011 को जब से चालू हुआ है, कोरोना काल में भी एक दिन भी ये बंद नहीं हुआ। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। ये भंडारा भोलेनाथ चलवा रहे हैं। हम सब लोग को तो उन्होंने अपने हिसाब से मैनेज कर रखा है। हम उन्हीं की कृपा से चल रहा है। महेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि प्रतिदिन सुबह दाल रोटी सब्जी खीर व शाम को दाल रोटी सब्जी खीर के साथ फल वितरित किए जाते हैं। यह 6 जून 2011 से अनवरत बिना एक दिन के ब्रेक के लगातार आज तक चल रहा है। वो बताते हैं कि बाबा अमरनाथ की कृपा से शुरुआत के अलावा कम ही मौके आए जब हम लोगों को अपने पास से बांटना पड़ा था। भंडारे में इतनी सुविधा है कि यहाँ भी कोई भी भूखा नहीं रहता। वो आज कम से कम 12 सालों से चल रहा है, 13वां साल चल रहा है इसका भंडारे का। कभी आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। कोई यहाँ तो आज यहाँ से मतलब खाली आया, भूखा नहीं गया। व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी हैं। और यहाँ के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं और जनसेवा जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो मतलब गरीब दुखिया असहाय लोग हैं उनको कपड़े भी वितरण करते हैं भोजन के साथ साथ। यह सब इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए इन लोगों ने शुरुआत में आपस में पैसा चंदा इकट्ठा किया, लेकिन नेक कार्य होने के चलते लोग जुड़ते चले गए। फिर किसी का बर्थडे हो या फिर मैरिज एनिवर्सरी और या फिर पुण्यतिथि, ऐसे अनेक मौक़ों पर लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं और चंदे के रूप में या फिर उस दिन की व्यवस्था व स्वयं कराकर वितरण के लिए दे जाते हैं। और जब कोई नहीं आता है तो ये लोग अपने जेब खर्च से भोजन बनाकर वितरित करते हैं। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए रायबरेली से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। कहते हैं कि दान करना हमेशा ही पुण्य का काम होता है, क्योंकि इससे किसी का भला होता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। तो ये तो बात हुई भोजन दान की। अब हम आपको वडोदरा के एक स्कूल की खबर दिखाते हैं जहाँ पर एक यूनिक शुरुआत हुई है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे छात्र अपने यूनिफॉर्म और शूज़ दान कर रहे हैं दूसरे छात्रों के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई में बाधा ना आए। और ये बड़ा ही अनोखा सा प्रयास है कि बच्चे दूसरे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और शूज़ दान कर रहे हैं। तो कैसा है ये यूनिफॉर्म और शू बैंक, चलिए देखते हैं। गुजरात के वडोदरा में एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई है। ये है यूनिफॉर्म और शूज़ बैंक। विद्युत बोर्ड स्कूल ने अपने छात्रों के लिए एक यूनिफॉर्म और शू बैंक बनाया है, जहां से गरीब बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और शूज उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल कोरोना काल के दौरान इस स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास ना तो यूनिफॉर्म होती थी और ना ही जूते। इस समस्या को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल बेंजामिन राणा ने जरूरतमंद बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और शू बैंक खोलने का फैसला लिया। इस पहल के तहत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 12वीं का पेपर देने के बाद अपना स्कूल यूनिफॉर्म, टाई और जूतों को जरूरतमंद और बेसहारा बच्चों के लिए दान कर देते हैं। इसमें कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म और जूते के साथ साथ स्कूल बैग और पुरानी किताबें भी दे देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों की मदद हो सके। इस बेहतरीन पहल की तस्वीर को हकीकत बनाने में सभी छात्रों और स्कूल प्रशासन का अहम योगदान है। यूनिफॉर्म और शूज़, स्कूल टाई, ये सब हमने बच्चों को फ्री में देते हैं। जो 12वीं कक्षा के बच्चे हैं जो पास हो जाते हैं, उनको हम कांटेक्ट करते हैं कि आप लोग 12वीं कक्षा पास हो गए हैं और आपको अब स्कूल यूनिफॉर्म या पीटी यूनिफॉर्म या जो शूज़ है वो कुछ काम में आएगा नहीं, तो प्लीज़ आप हमको डोनेट कीजिए। हम गरीब बच्चों में उसे बांट देंगे और हम कोई बच्चे का फ़ोटो भी क्लिक नहीं करते, किसी का नाम भी नहीं पूछते। जिसको ज़रूरत होती है वो आता है, हम उनको दिखाते हैं, उसमें से उनको जो अच्छा लगता है उनका माप के मुताबिक वो नाप के मुताबिक वो उसके ले जाता है।
हर साल लगभग 70 से 80 छात्र अपना यूनिफॉर्म और जूते स्कूल में जमा करते हैं। ये यूनिफॉर्म और शू बैंक पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा है और अब तक 300 से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। बच्चे यहाँ आते हैं और अपनी नाप के हिसाब से यूनिफॉर्म और जूते ले जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो भी किसी मासूम की ऐसे ही मदद करेंगे। ये शिक्षा को बढ़ावा देने का भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि कभी कभी बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर यूनिफॉर्म और जूते ना होने के कारण स्कूल नहीं आते हैं। यहाँ की एक स्कूल टीचर का कहना है कि इस मुहिम से बच्चों को काफी लाभ मिल रहा है। यूनिफॉर्म के साथ हम लोग रेफरेंस बुक जो डाइजेस्ट होती है, स्पेशली मैं साइंस की हूँ तो फिर साइंस के बच्चों के साथ ज़्यादा कांटेक्ट रहता है, तो फिर उनके साथ ही वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की जो डाइजेस्ट रेफरेंस बुक और फिर वो आकाश इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट, आरजे विजन, इन सब का जो मटेरियल होता है, जिन जिन बच्चों ने वो क्लास किया है और अभी उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो फिर उनको वो मटेरियल का कुछ काम नहीं है, तो फिर वो बच्चे सामने से बोलते हैं। कई बच्चे तो सामने से आके बोलते हैं कि भाई मैम हमको ये कुछ काम नहीं है, तो अगर आप किसी को ज़रूरत हो तो आप देना। तो फिर इससे फिर विचार आया कि ये भी शुरू करते हैं। तो फिर ये बायोलॉजी लैब में ही सब वो माइक्रोस्कोप रखने की जगह थी, वो सब कपबोर्ड खाली कर दिया और वहाँ पे बुक्स सब रख दी। और फिर अभी क्या बुक्स में कैसा है कि बच्चे आके मुझे फ़ोन नंबर लिखाते हैं, नाम लिखाते हैं और बुक्स का नाम लिखते हैं, और फिर 1 साल बाद जब पढ़ाई उनकी ख़त्म होती है तब मैं वो वापस ले लेती हूँ। जो बच्चे नहीं दे जाते हैं कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, उनको मैं सामने से फ़ोन करके बुलाती हूँ कि भाई दे जाओ, आपके जैसे और को ये काम आएगा। छात्रों और अध्यापकों की ये पहल जहां बहुत से गरीब छात्रों की जरूरत को पूरा कर रही है, तो वहीं दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देने के साथ साथ छात्रों में दूसरों के ख्याल रखने का जज्बा भी पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बच्चों की ये खूबसूरत पहल कुछ और बच्चों की मदद के लिए। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफ़र को भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि अगर महिलाएं कुछ करने की ठान लें तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, और कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है भदोही के देवनाथपुर गांव में, जहां महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, दूसरे लोगों को रोज़गार दे रही हैं तो दूसरों को सेहत भी दे रही हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यह है प्रकृति की गोद में बसा भदोही जिले का गांव देवनाथपुर। जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने अपने पैर फैलाए तो देवनाथपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। गांव के अनेक लोगों के सामने आजीविका का संकट मुंह बाएं खड़ा था। ऐसे में देवनाथपुर की महिलाओं ने अपने हुनर और दक्षता को अपनी ताकत के रूप में अपनाया और गांव में ही शुरू कर दिया अचार और मुरब्बे बनाने का कार्य। और इन अचार और मुरब्बों की खास बात यह है कि यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, देसी विधियों से बने हैं और इनमें खुशबू भी है गांव की मिट्टी की। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी इन महिलाओं को साफ सफाई का भी ज्ञान बहुत अच्छे से है। ये जानती हैं इनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को धूल और गंदगी से कैसे बचाना है। ये अपने उत्पादों को मक्खियों और कीट पतंगों से बचाने के लिए हरे जालीदार पर्दों का भी प्रयोग करती हैं। कोविड आया था तो उस समय लोगों के पास बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि गांव की औरतों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिनसे औरतों के लिए रोजगारी रोज़ के लिए मिल जाए। तो मैंने प्रदूषण से दूर यहाँ पर पेड़ पौधों के बीच में मैंने ऐसा कुछ सोचा कि जैसे आंवला से कैंडी बनाया जाए या फिर बेल का हम लोग कैंडी बनाया जाए। कोशिश किए हम लोग कि गांव के लोगों के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे ईज़िली बन सके।
तो मैंने अचार, मुरब्बा और कैंडी ये सब चीज़ें यहाँ बनाने की सोची। इन महिलाओं ने अपनी नानी दादी से सीखे इस हुनर को अपनी आजीविका का साधन तो बना ही लिया, साथ ही साथ उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा चुकी पुरानी विधियों को भी सहेज कर रखा है। देवनाथपुर की ये महिलाएं आज भी आंवला, बेल और जामुन के सिरका लकड़ी के चूल्हे पर ही बना रही हैं। देवनाथपुर की महिलाओं के इस छोटे से समूह ने आत्मनिर्भर होने की राह में जब ये कदम बढ़ाया था तो शंकाएं भी थीं और आशंकाएं भी, पर आज ये महिलाएं न जाने कितने ग्रामीणों को रोजगार दे रही हैं और इस रोजगार को पाकर गांव के अनेक दिव्यांगजन भी खासे खुश नजर आते हैं। 9 बजे से 5 बजे शाम तक अचार, मुरब्बे और कंडी ये सब हम काम करते हैं। काम करने के बाद पैसा हमको मिल जाता है। काम अच्छा लगते है, पैसा मिलते है, परिवार के बीच में लगाते हैं। बेल मुरब्बा और मुरब्बा, अचार, कंडी कुल बनता है। मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, काम करके चला जाता हूँ। सर यहाँ पे पूरा महीने पैसा मिल जाता है और यहाँ पे मुरब्बा पैक करते हैं हम, अचार पैक करते हैं हम, कैंडी भी पैक करते हैं। ये सब मेरा पैकिंग काम है। आज देवनाथपुर आसपास के इलाकों के लिए एक नज़ीर बन चुका है। महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद खासे लोकप्रिय हो चुके हैं और अब इन उत्पादों की मांग दूर दूर से आनी भी शुरू हो गई है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भदोही से डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगर आप कुछ करने की ठान लें तो विपरीत हालात में भी अपने लिए राह आसान बना लेते हैं। ऐसी तमाम मिसालें हमें देखने को मिलती हैं देश भर से। हम देख रहे हैं कि आजकल किसान आधुनिक हो रहे हैं, आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन रहे हैं। ऐसी ही एक खबर आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार के गया से, जहाँ पर आधुनिक तरीके से खेती हो रही है और किस प्रकार ये किसान अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। बाजार में बढ़ती मांग के मुताबिक मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया बनी हुई है। इसको उगाने में बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और बाजार में मशरूम का अच्छा दाम मिल जाता है। अलग अलग राज्यों में किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह और कम समय के साथ ही इसकी खेती में लागत भी बहुत कम आती है, जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। बिहार के गया जिले के इटहरी गांव के आधुनिक किसान राजेश सिंह खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। उनके प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती हो रही है। मशरूम उत्पादन में टेम्परेचर का खास महत्व होता है, इसका भी यहाँ इंतजाम किया गया है। अमूमन मशरूम का उत्पादन जाड़े के ही दिनों में होता है। साल भर लोगों को ताज़ा ताज़ा मशरूम मिले, इसके लिए राजेश सिंह ने एयर कंडीशन्ड हॉल तैयार किया है ताकि पूरे साल मशरूम का उत्पादन हो सके। अपनी कोशिश से राजेश सिंह न सिर्फ बिहार के एक महत्वपूर्ण मशरूम उत्पादक के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी मशरूम खेती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मशरूम ग्रोइंग के साथ साथ हम लोग और भी खेती बाड़ी करवाते हैं, बेबी कॉर्न वगैरह। और विगत 5-6 साल से लगभग हम लोग लगे हुए हैं कि मशरूम कैसे हम लोग बड़ा कर पाए और हुआ भी। अब विगत साल 2022 में मशरूम में बिहार में इंडिया में नंबर 1 में पहुंचा। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम जैसे लोग और भी खेती करने वाले लोग मशरूम पर और मशरूम पर खेती में ट्रेनिंग और बाकी चीज़ देने वाले। हम सोच रहे थे कि मशरूम तो एक पार्ट है जहाँ पर पहुँच पर आ रहा है। एक और भी ऐसा चीज़ जो किसान जुड़े हुए हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न खेती से स्वीट कॉर्न खेती, मटर की खेती, इसी को देखते हुए हम लोगों ने मशरूम का खेती के साथ साथ अभी हम मटर, फ्रोजन मटर, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न का हम अभी यहाँ रख रहे हैं और वही सेम चैनल के माध्यम से बिक्री हो रहा है। राजेश मशरूम के अलावा बेबी कॉर्न और मटर जैसे उत्पादों पर भी काम शुरू कर रहे हैं। जाहिर है नए नए तरीकों से खेती को नए आयाम पर ले जाया जा सकता है और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ। अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।